इतना थोड़ा सा इसकी भूमिका समझने के बाद और स्वतंत्रता से इसका संबंध जानने के बाद कुछ हद तक, चलिए अब हम चलते हैं इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। समानता, जैसा मैंने शुरू में कहा, बड़ा सरल शब्द लगता है, जहाँ सब समान हो, इक्वालिटी, लेकिन गहराई पे जाने पर पाएंगे कि इसके अलग अलग अर्थ निकाले गए हैं। शाब्दिक अर्थ एक है, लेकिन जब ये व्यावहारिक अर्थ जो हैं इसके अलग अलग निकाल गए हैं। थोड़ा सा हम जानें कि इसका मीनिंग, इसका डेफिनेशन क्या है। इसका एक तरीके से पहले चलिए हम नकारात्मक अर्थ की ओर चलते हैं। प्रारंभ हम करते हैं नकारात्मक अर्थ से, और नकारात्मक अर्थ का मतलब है एक तरीके से समानता का गलत अर्थ क्या है। समानता को कैसे गलत परिभाषित किया गया, गलत समझा गया। सभी सामान्य जो वर्ग है वो उसका अर्थ मानता है कि प्राकृतिक रूप से सभी लोग शारीरिक, बौद्धिक और आदि दृष्टि से सब समान हैं। प्राकृतिक, बौद्धिक स्तर पर, बौद्धिक दृष्टि से सभी लोग एक समान हैं और सब में एकता रहती है। लेकिन ये भी साथ में कहा गया है कि अर्थात मनुष्य जो है वह एक जैसा पैदा होता है। बेशक पैदाइश एक जैसी रहती है, इसलिए ऊंच नीच, शिक्षित अशिक्षित, धनी निर्धन, सबल निर्बल आदि ये जो भेद हैं, ये भेद ना करके सबके लिए समान मात्रा में संपत्ति हो, समान मात्रा में सबको शिक्षा दी जाए, समान कानून हो, समान व्यवहार आदि की व्यवस्था हो। दूसरे शब्दों में, हमको किसी भी तरह का भेद ना करते हुए ये सब सुविधाएं सबको समान रूप से प्रदत्त की जाएं, जिसमें संपत्ति भी है, शिक्षा भी है और अन्य जो चीज़ें हैं, जो असमानताएं एक सामान्य वर्ग की नज़र में जो असमानताएं पैदा करती हैं, उस सब को हमको सबको प्रदत्त कर दी जाए। ये हुआ इसका नकारात्मक अर्थ। समानता की अब नकारात्मक क्यों है? क्योंकि यदि हम समानता की ये धारणा लेते हैं तो इसमें गलती ये है कि सभी व्यक्ति समान हैं, ऐसा जो कहा गया है। पैदा समान होते हैं, लेकिन पैदा होने के बाद उनमें असमानताएं आती हैं। यह तथ्य इस नकारात्मक अर्थ में निहित नहीं है, यह बात इसमें नहीं दिखती। इसमें कोई दो मत नहीं कि असमानता तो प्रकृति में है ही। पैदा सब एक जैसे होते हैं, फिर भी असमान, और वो भी प्रकृति में है, कोई मनुष्य के द्वारा बनाया गया नहीं, आर्टिफिशियल नहीं है। कैसी असमानता की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? रंग रूप असमान होता है, शारीरिक संरचना, कम बड़े, कम हाइट, ज़्यादा हाइट, यह भी असमान होता है। उसके साथ ही स्वभाव, बुद्धि, विवेक, शक्ति, अपनी क्षमता, क्या ये सब में समान होती है? जन्म से सब समान पैदा होते हैं, पर एक बार पैदा होने के बाद इस तरह की असमानताएं प्राकृतिक रूप से मानव मनुष्यों में निहित होती चली जाती है, और ये सब असमान होती हैं जो असमानता को जन्म देती हैं। सब में अलग अलग विवेक होता है, सब में सबकी शारीरिक क्षमता अलग अलग है, सबका रंग रूप अलग है, सबकी शारीरिक बनावट में भी बहुत सा अंतर आ जाता है, आदि आदि। तो इस प्रकार हमको ख्याल रखना होगा कि इस परिभाषा में जो नकारात्मक अर्थ देती है, इसमें ये तत्व नहीं स्पष्ट है या गलत तरीके से लिया गया है। असली चीज़ तो यह है कि असमानता तो प्रकृति में है ही। सभी उंगलियां समान नहीं होती। 5 उंगलियां हैं, पांचों की ऊंचाई आप देख लीजिए अलग अलग। तो इस प्रकार सभी आदमी समान नहीं होंगे, वे सब
अलग अलग होंगे। अप्पा दुराई, एक भारत के प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री, इनके अनुसार अप्पा दुराई ने कहा है कि ऐसा कहना कि सभी मनुष्य समान हैं, ये उतना ही भ्रामक है जैसे कि हम कह दें कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल नहीं है, बहुत भ्रामक, बहुत गलत विवेचन है ये। ऐसा ही अप्पा दुराई का कहना है कि समाज के सभी लोगों का एक होना, एक रूप होना, एकता होना, ये गलत है, ऐसा संभव नहीं है। इस धारणा के अनुसार तो उच्च वर्ग के लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षित लोग और ऐसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत योग्य लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, इनके और मजदूर, अशिक्षित, गैर अनुभवी, इनके बीच में क्या अंतर रह जाएगा? क्योंकि इस परिभाषा के अनुसार इन परिभाषा के अनुसार मजदूरों को, अक्षम लोगों को, गैर अनुभवी लोगों को, अशिक्षित लोगों को, उनको ये सब उतना ही दिया जाए, आर्थिक संपन्नता, अधिकार और कानून के जितना कि अन्य को दिया गया है। तो इस प्रकार इनके साथ इनकी तुलना कर देना, बराबर वेतन देना, इसका अर्थ ये हुआ कि हम अनुभव की कदर नहीं कर रहे हैं, शिक्षा की कदर नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा जो भी चीज़ अच्छी हैं, कौशल की कदर नहीं कर रहे हैं। एक अकुशल मजदूर और एक कुशल मजदूर, इनमें विभिन्नता तो है, असमान तो है, तो इनका वेतन असमान होगा। तो ये गलत है कि हम इनको सबको समान माने। ऐसे वेतन व्यवस्था की समानता की यदि हम बात करें तो एक तरीके से इस तरह की समानता तो असमानता को जन्म देगी, क्योंकि ऐसी यदि हम कोशिश करें तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, वे लोग या तो ये सब करना बंद कर देंगे और वे भी बोलेंगे कि हम अशिक्षित रहें, और या फिर दोनों के बीच के जो खाई है असमानता की, वो बढ़ती जाएगी। तो तथाकथित समानता ये नकारात्मक अर्थ में निहित है, जो गलत है। विश्व स्तर पर असमानता को बताने वाले कुछ आंकड़े जरा हम देखें, एक नजर उन पे डालें जो दुनिया में असमानता दिखाते हैं, असमानता की भावना परिलक्षित करते हैं, या ऐसा लगता है ये असमानता है। पहला बिंदु, 50 सबसे अमीर आदमियों की सामूहिक आमदनी। ध्यान से सुनिएगा, दुनिया के 50 सबसे अमीर आदमी जो हैं, उनकी जितनी आमदनी है वे दुनिया के 40 करोड़ गरीब लोगों के बराबर की आमदनी है। 40 करोड़ गरीब लोगों की जो आमदनी है कुल, उससे उनकी जो सामूहिक आमदनी है, उससे ज्यादा की आमदनी कितने लोगों के हाथ में है? मात्र 50 लोगों के हाथ में दुनिया के। क्या ये समानता है? यह विचार करने वाली बात है। दूसरा, दुनिया की 40% गरीब जनसंख्या का दुनिया की कुछ आमदनी में केवल 5% हिस्सा है। फिर से सुनिएगा, दुनिया की जो 40% गरीब जनता है, उनकी जो टोटल आमदनी है, टोटल आय है, सामूहिक आय है, वो 50 व्यक्तियों तक सीमित है। पहली बात। दूसरी बात, इन लोगों की जो आमदनी है ये केवल 5% हिस्सा है, जबकि 10% अमीर लोग दुनिया की 54% आमदनी पर नियंत्रण रखते हैं। दुनिया, बहुत बड़ा तथ्य है, दुनिया के 10% लोगों के पास दुनिया का 54% धन है, 54% आमदनी है।
मात्र 10% के पास 54% की आमदनी होना कितना असमान है। इन्हीं बिंदुओं पर हम आगे और चर्चा करेंगे और समानता की असमानता इस पर विचार करेंगे। तीसरा बिंदु, पहली दुनिया किसे कहते हैं? पहली दुनिया, पहली दुनिया यानी अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्र जैसे पश्चिमी यूरोप। दूसरी दुनिया किसे कहते हैं? अब यदि पहली जान रहे हैं तो दूसरी भी जाने। दूसरी दुनिया वो थी जो सोवियत संघ के नेतृत्व में उसके गुट के लोगों के साथ थी, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, जो अब टूट चुका है, विखंडित हो चुका है, विघटन हो चुका है। वह दूसरी दुनिया थी, सोवियत संघ और उसके मित्र राष्ट्र, जिनमें पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया आदि आदि आते थे। तो पहली दुनिया और तीसरी दुनिया क्या है? तीसरी दुनिया वैसे देश जो विकासशील देश, थर्ड वर्ल्ड, जिसमें भारत भी आता है। और अब भारत प्रयासरत है कि शायद वो पहली दुनिया की ओर अग्रसर हो। पर वर्तमान में आपको याद रखना है कि 3 दुनिया है, जिसमें से दूसरी दुनिया अब लगभग समाप्त प्राय है। तो पहली दुनिया खासकर उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के आंकड़े औद्योगिक देशों की दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा रहता है, लेकिन दुनिया के 86% उद्योग इन्हीं देशों में हैं। सोचिए, औद्योगिक देशों में दुनिया की आबादी का 25% रहता है। हर 100 में 25 लोग यूरोप और अमेरिका में रहते हैं, बाकी 75 लोग विश्व के अन्य भाग में हैं। हर 100 में 75 लोग। लेकिन एक और जहां ये हम देख रहे हैं कि कम लोग रहते हैं अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में तुलनात्मक दृष्टि से, तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि दुनिया के जितने उद्योग हैं उसका 86% उद्योग मात्र इन 25% जहां रहते हैं उन देशों में है। 86% इंडस्ट्रीज जो हैं वो पहली दुनिया में स्थित हैं। और दुनिया की जो 80% ऊर्जा है, 80% एनर्जी, चाहे वो पेट्रोलियम एनर्जी के रूप में हो, चाहे गैस एनर्जी हो, या कोल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, आप समझ सकते हैं हाइड्रो एनर्जी और विंड एनर्जी, ये जो एनर्जी ऊर्जा के विभिन्न प्रकार हैं, इस समस्त ऊर्जा का 80% उपयोग, 80% खपत इन्हीं पहली दुनिया के देशों में हो जाती है, जहां मात्र 25% व्यक्ति दुनिया के रहते हैं, बस। बहुत विरोधाभास है। चौथा बिंदु, इन आंकड़े से औद्योगिक देशों के निवासी भारत या चीन जैसे विकासशील देशों की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक पानी, 10 गुना अधिक ऊर्जा, 13 गुना अधिक लोहा या इस्पात और करीब 14 गुना अधिक कागज का उपयोग करते हैं। भारत, चीन ये स्वयं भी बहुत बढ़ते हुए देश हैं, बहुत विकासशील देश हैं, बड़ी तीव्रता से विकास हो रहा है इनका। लेकिन ऐसे देशों की तुलना में, यहाँ के व्यक्तियों की तुलना में, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के व्यक्ति 3 गुना ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं, 10 गुना ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, 13-14 गुना ज्यादा इस्पात, लोहा और 14 गुना ज्यादा कागज का उपयोग करते हैं। यह बताता है कि कितनी विषमता है, कितनी असमानता है। तो ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, ये असमानता को बताने के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन इस पर आगे इस असमानता के कारणों, प्रकारों, प्रभाव को लेकर हम आगे और चर्चा करेंगे। पांचवा बिंदु, गर्भावस्था से जुड़े कारणों से मरने वालों का खतरा नाइजीरिया में हर 18 में एक मामला। गर्भावस्था में जब बच्चा रहता है, यानी मां जब प्रेग्नेंट रहती हैं, तो उस समय जो मौत का खतरा है
तो मौत के खतरे हर 18 में से एक मामला नाइजीरिया में मौत का होता है। और वहीं कनाडा में 8,700 में एक मामला मात्र ऐसा होता है औसतन, जिसमें शायद जो गर्भवती महिला है या उसका होने वाला बच्चा है, इसे मौत का खतरा हो। तुलना करिए, हर 18 में एक मामला नाइजीरिया में मौत की गर्त में जाता है या उसके जाने की संभावना रहती है, जबकि कनाडा जो प्रथम विश्व में आता है, पहली दुनिया में विकसित देशों में, कनाडा में 8,700 ऐसे मामलों में एक मामला होता है बस, जहां पर मौत का खतरा रहता है। अंतिम आंकड़ा जिसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे वो है कि जमीन के जो अंदर संसाधन हैं ईंधन के रूप में, कोयला, पेट्रोलियम, गैस आदि, इसके जलाने से या जलने से दुनिया भर में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो ये ऊर्जा के संसाधन, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी भारी मात्रा में छोड़ते हैं जो जहरीली गैस है। तो दुनिया भर में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो पहली दुनिया के देशों में इस कार्बन डाइऑक्साइड का 2/3 हिस्सा निकलता है। कल्पना करिए, यानी दुनिया का अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं देशों से निकाला जाता है। अधिकतम पॉल्यूशन इन देशों के द्वारा होता है। आखिर क्यों नहीं होगा? क्योंकि 86% उद्योग, 86% उद्योग तो यहीं स्थित हैं। तो जहां उद्योग है वहां ईंधन का उपयोग है, और ईंधन का वहां जो उपयोग होता है, परिणाम कि दुनिया के 2/3 कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से रिसती है। ऐसे ही अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन, जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन होता है, बहुत खतरनाक होता है ये। और ये बड़ा खतरा एक देखा जा रहा है अम्लीय वर्षा का, एसिड रेन का। दुनिया का 3/4 जो एसिड रेन है वो यहाँ के उद्योगों से निकले हुए प्रदूषण के कारण होता है, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले बहुत सारे उद्योगों को विकसित देशों से इसीलिए हटाकर विकासशील देशों में लाया जा रहा है। ये पंक्ति को सुनिएगा कि जो ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं ऐसे उद्योगों को ये देश कहां भेज रहे हैं, कहां स्थापित कर रहे हैं? विकासशील देशों में, ताकि वहां पोल्यूशन कम हो और बढ़ते पोल्यूशन का काफी कुछ ठेकरा इन देशों के सिर में मढ़ दिया जाए। तो फिर सही अर्थ क्या है? यदि नकारात्मक अर्थ ऐसा, तो सही अर्थ क्या? समानता के सही अर्थ की यदि बात करें तो समानता के सही अर्थ का तात्पर्य है अवसर की समानता, मौके का समानता और निष्पक्षता। निष्पक्षता और अवसर की समानता, उसमें वर्ग हित दूर रहता है। किसी वर्ग का हित करना ये बात उसमें नहीं रहती, और उसके साथ ही पक्षपात की धारणाएं भी नहीं रहती। तो हम कह सकते हैं कि सही अर्थ जो इसका यदि हम लें तो समानता का सकारात्मक अवसर की समानता होती है, निष्पक्षता की बात होती है। समानता के लिए आवश्यक है कि व्यक्तियों के बीच में जो धर्म, जाति, वंश के आधार पर भेदभाव न हो। ये हम तय कर सकते हैं कि इन चीज़ों पर, वंश पर, जाति पर, धर्म पर, इस पर भेदभाव हम ना करें। एक का नागरिक अधिकार, एक व्यक्ति के नाते मुझे जो अधिकार मिला हुआ है, वे अधिकार दूसरे व्यक्ति को भी समान रूप में प्रदत्त हैं। उसे उसका आनंद लेने का भी उतना ही अधिकार है जितना कि मुझे है। तो अवसर की समानता की बात है। इसमें एक बिंदु याद रखेंगे कि उसकी भी एक सीमा है।
अधिकारों के आनंद लेने की भी एक सीमा है। कहीं मेरे को दिए गए अधिकारों का मैं इतना उपयोग तो नहीं कर रहा हूं कि मैं दूसरों के अधिकारों में हनन कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को जो अधिकार मिले हैं समानता की भावना के तहत दूसरे व्यक्ति को भी वही अधिकार, उतने ही अवसर उसको मिले हुए हैं। तो निष्कर्ष ये है कि समानता यानी सभी को विकास और उन्नति के समान अवसर, समानता यानी सभी को विकास और उन्नति के समान अवसर। कोई भी वर्ग समाज का किसी भी रूप में यदि हम वर्गीकरण करें तो कोई भी वर्ग राज्य द्वारा जो सुविधाएं, राज्य द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं, प्रदत्त हैं, उसका आनंद लेने से या उसका फ़ायदा उठाने से या उन सुविधाओं को लेने से वंचित ना हो, ये सुनिश्चित करना होता है। अर्थात राज्य जो है वो निष्पक्षता के साथ सबको समान अवसर उपलब्ध कराए। ये राज्य का दायित्व होता है कि अवसर उपलब्ध कराना, और जो बात है वह है समान अवसर उपलब्ध कराने की। किसी भी तरह का उसमें भेदभाव व्यक्ति के बीच में ना हो, ये राज्य को सुनिश्चित करना है।